मेरा नहीं तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज पर आपके समक्ष आया हूं। गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव, ये एपिसोड हमारा 11 है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो भाजपा के सदस्य है, निचार मंडल के कार्यकारिणी सदस्य है और जिनके पास भाजपा के बहुत सारे जो आज हमारे को बताएंगे कि सरकार की योजनाएं जो इनकी क्या क्या है और किस प्रकार से पंचायती राज में सशक्त जो युवा लोगों को आगे आना चाहिए। इन्हीं विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई प्रतिनिधि नहीं है और इन्होंने अपनी विचार रखने हैं किन्नौर में किस प्रकार की पंचायत होना चाहिए। तो ये मैं मंच पर बुलाता हूं आदरणीय मनीष जी को। मनीष जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी। और सबसे पहले तो आपकी पूरी एमसीएन टीम और मेरे जितने भी फेसबुक मित्र हैं और जितने भी हमारे इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं हमारे दर्शक हैं, सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप काफी सालों से एमसीएन पेज के साथ जुड़े हैं और प्रतिक्रिया करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हो आप। हाँ जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे कमेंट्सों पे ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल जी, हमारा तो काम है पूरे किन्नौर का ध्यान देना। हाँ जी, हाँ जी। जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य भी हो। आईटी सेल हाँ आपके जी, हाँ पास है। जी। इस वक्त मुझे पिछले कुछ दिनों से किन्नौर के आईटी सेल का सह संयोजक नियुक्त किया गया है जिला किन्नौर में। तो इस वक्त जी आईटी सेल में ही देख रहा हूँ जी। आप पूरे इस बताएंगे आप बताएंगे आदरणीय आईटी सेल में क्या क्या चीज देखना पड़ता है हमारे किन्नौर के लिए। आप इसमें क्या चीजें देखते हैं? इसमें मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ जी, जितने भी हमारे जो जिला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य के लिए जितने भी हमारे उम्मीदवार उठे हैं उन सब के जितने भी बैनर्स, एडिटिंग और सोशल मीडिया को इस वक्त मैं ही हैंडल कर रहा हूँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर अभी तक आप ये बताएंगे कितनी पंचायतों में आपने ये काम किया है? आप निचार ब्लॉक में ही देख रहे हैं या फिर अदर ब्लॉक में भी आप काम देख रहे हो? पूरे जिला किन्नौर जी। पूरा जिला किन्नौर। हाँ जी। हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष नेगी जी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी सदस्य जो आईटी सेल को देखते हैं, जो पूरे किन्नौर में बैनर का काम जिला परिषद हो गया या प्रधान सदस्य हो गए, जितने भी उन सब के लिए कार्य कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ आज जो मंच में ये अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है और मिशन में किन्नौर को कैसा सुदृढ़ बनाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, राजनीति में नए चेहरे आएंगे तो वो किस प्रकार से काम करेंगे। क्या किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ, देश के साथ काम करती है या फिर एक सुदृढ़ बनाने के लिए विपक्ष का साथ सहयोग करती है, इस पर भी हम चर्चा जानेंगे। सर आपकी ओर से मेरे एमसीएन की ओर से पहला सवाल मेरा सर। हाँ जी सर। अच्छा सर, सबसे पहले आपके सवाल शुरू करने से पहले मैं जी जो एक कार्यकर्ता था, एक कार्यकारिणी जी सदस्य था, उसको जिला किन्नौर में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है मुझे कुछ दिनों से। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने जिला अध्यक्ष शमशेर आरा जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सूरज जी और पूर्व विधायक तेजवंत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी और आदरणीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। अब आप आपके सवाल शुरू कर सकते हैं सर। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा जो एमसीएन पेज है किसी राजनीतिक दल को जो है प्रचार प्रसार नहीं करता है। ये हाँ जी, किन्नौर हाँ के जी, मैं विकास के सिर्फ लिए सभी धन्यवाद कर रहा हूँ जी। मैं सिर्फ धन्यवाद ये कर रहा हूँ जी, यहाँ आपके पेज के मैं थ्रू आज मौका मैं मिला है, लाइव हूँ।
तभी मैं धन्यवाद कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। मैं अपने आप दर्शकों को बता रहा हूँ, अपने हाँ जी, हाँ दर्शकों जी। को कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एमसीएन पेज किसी भी राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि हम मंच में सभी के विचारधाराओं को सुनते हैं और आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कमेंट आया, गुड इवनिंग। हम सब के लिए गुड इवनिंग आया है, ये सुखदेव नेगी जी। सुखदेव नेगी जी, शुभ संध्या आपके लिए। सबके लिए गुड इवनिंग। अनुराग बिष्ट जी, मनीष जी को दिल से श्री कृष्णा, जय राम नहीं बोला इन्होंने, श्री कृष्णा कहा है। अनुराग जी, जय श्री कृष्णा जी। विशाल नेगी जी, राम भगत नेगी जी को दिल से सलाम, धन्यवाद विशाल जी, आप हमारे मंच से जुड़े। नेगी जी व्यापार मंडल के प्रधान भी है। मनीष जी, आप व्यापार मंडल निगुलसरी के प्रधान भी है हो आप? नहीं जी, अभी तक हमारे यहाँ व्यापार मंडल बना नहीं है, परंतु जो भी व्यापार मंडल में कार्य होता है उसमें हम सबसे पहले खड़े रहते हैं जी। धन्यवाद। तो आपके लिए सवाल है, आप सामाजिक कार्य करते हो, आपने क्या निचार निगुलसरी में कहीं सुलभ शौचालय की व्यवस्था करवाई है जहां आम जनता को परेशानी ना होती हो? क्योंकि देखो, बस स्टैंड निगुलसरी में बसों के इंतजार के लिए काफी लोग रहते हैं, वहां कहीं आसपास सुलभ शौचालय? अगर आप में से कोई भी निगुलसरी आया हो, तो निगुलसरी से परे जहाँ पे बाजार खत्म होता है उसके आगे एक ट्रांसफार्म लगा है। वहां पे हमने जैसे ही पिछली पंचायत बैठी, तो सबसे पहले ग्राम सभा में हमने सबसे पहले ये मांग उठाई थी कि भाई निगुलसरी में सुलभ शौचालय बनाया जाए। तो सुलभ शौचालय जी। वहां पे 3 लाख का बजट आया। 3 लाख का बजट आने के बाद हमारे यहाँ निगुलसरी में योग मंडल है, तो उस योग मंडल ने वो 3 लाख में वहां पे सुलभ शौचालय बनाकर तैयार कर दिया है। अब उसको शौचालय को पंचायत के हैंड ओवर हुआ है, परंतु अभी तक पंचायत ने उसको चलाने की अनुमति नहीं दी है। वहां पे सुलभ शौचालय बनकर तैयार हो चुका है। तो क्या पंचायती चुनाव के बाद उसका शिलान्यास होना है? पंचायत प्रधान ने शिलान्यास करके उसका वो जो है पब्लिक को सौंपना है, या फिर किसी कारण से उसको रखा गया है? वहां पे एक परेशानी ये आ रही है कि अगर उस सुलभ शौचालय को खोलेंगे तो उसकी साफ सफाई कौन करेगा। जी। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि ना यहाँ पे व्यापार मंडल रजिस्टर्ड है, ना पंचायत के पास कोई ऐसा व्यक्ति है कि भी जो उसको वहां पे प्रतिदिन सफाई करे। अगर उसे खुला रखेंगे तो वहां पे हर कोई इंसान जाता है, वहां पे फ्लैशिंग नहीं कर पाता है और वहां पे गंदगी फैल रही है जी। अच्छा आदरणीय, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, जब पंचायत बजट ढालती है तो पहले प्लानिंग क्यों नहीं करती है कि वहां पर सफाई अभियान कैसा होगा, कौन चलाएगा? तो बनाने के बाद उसको सिर्फ क्या ताला लगाना ही बनता है, या फिर दिखाना है कि हमने बनाया है, उपयोग में नहीं लाना, इसका क्या मतलब बनता है? पंचायत को पहले ही इस विषय पर सोचना चाहिए, वहां पर हम किस प्रकार से आगे सफाई कर्मचारी रखें और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, पंचायत या आपका व्यापार मंडल? ये पहले सोचना चाहिए ना। इस विषय में देखो, जैसे ही हमारे पंचायत चुनाव खत्म होते हैं, नई पंचायत टीम बैठेगी, तो सबसे पहले ही मीटिंग में हम इस बात को जरूर उठाएंगे कि भाई इसकी जिम्मेवारी ली जाए और इसे खुलवाया जाए। आपने मेरे को लगता है बाजार से दूर बनाया, तो वहां कहीं साइन बोर्ड लगाया कि यहाँ सुलभ शौचालय बना है, बिल्कुल जी, साइन ताकि बोर्ड लोगों लगा है को जी, सब सब कुछ लगा है, परंतु वहां पे ताला लगा है इस वक्त। नहीं नहीं, साइन बोर्ड तो ओपन रहता है ना, बाहर कहीं नजदीक में साइन साइन बोर्ड बोर्ड लगा है लगाना जी, ताकि बिल्कुल बिल्कुल रोड के साथ, जैसे भावानगर में रोड के नीचे बनाया गया है वैसे ही बनाया गया है। जी। अब ये बताइए, आप जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हो, ठीक है जी, हाँ सामाजिक जी, हाँ सेवा में जी। जब आप काम करते हैं तो क्या कांग्रेस बीजेपी देखते हो या फिर भाईचारा देखकर काम करते हो आप? देखो जी, राजनीति एक विचारों की लड़ाई है। जी। एक विचार वो की लड़ाई है, इसमें कोई आगे कुछ नहीं है। अगर कोई भी सरकारी योजना हमारे पास आती है तो उसको सबके लिए ही एक समान है। हमें कांग्रेस बीजेपी सभी लोग एक बराबर है, सभी एक, हम भारतीय भारतीय लोग हैं और सभी हम व्यक्ति एक समान है। सिर्फ ये एक विचारों की लड़ाई है, अलग अलग विचार है, विचारधाराओं से जुड़े हैं, इसीलिए कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी के है। अनुराग जी का है कि पब्लिक सीरियस नहीं लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेना चाहिए। देखो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो किसी ना किसी को आगे आना ही होता है, कोई ना कोई व्यक्ति इसके लिए आगे आएंगे। निगुलसरी में हम
5-7 छोकरे हैं जो हर ग्राम सभा में खड़े होते हैं। हर ग्राम सभा में हमारी कुछ ना कुछ डिमांडें होती है, और हमारी इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी बहुत सारी डिमांडें यहाँ पे पूरी भी की गई है। जी, आपके पंचायत के प्रतिनिधि, आपका पंचायत कौन सा पड़ता है सर, निगुलसर या तरंडा? तरंडा जैसे अब, पंचायत, पंचायत का नाम तरंडा है जी, और पंचायत भवन निगुलसरी में है। अच्छा, अभी आप आपके पंचायत में क्या आपके प्रतिनिधि आ रहे हैं, या फिर मतलब पहले आपके प्रतिनिधि बीजेपी से थे, या फिर स्थानीय कांग्रेस की रही है आपके उसमें पंचायत में? हमारे पंचायत में इस वक्त प्रधान कांग्रेस समर्पित थे, वो प्रधान कांग्रेस समर्पित थे, बीडीसी भी कांग्रेस समर्पित थे, पूरी कांग्रेस की ही टीम बैठी थी। तो क्या उन्होंने गांव के काम में बीजेपी कांग्रेस देखा है, या फिर सामाजिक काम में सबको एक साथ लेकर चलते थे? नहीं, वो काफी अच्छा काम किया उन्होंने, उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा, उन्होंने सभी को एक समान कार्य दिया है, सभी को एक समान विकास किया है। जी, अभी आने वाले पंचायत में आप नए प्रतिनिधियों को क्या आप कहना चाहेंगे अपनी ओर से? जो भी 21 तारीख को चुनाव जीतने के बाद, 24-25 तारीख के बाद जो भी नई टीम बैठेगी, उसके लिए मेरे पास कुछ एक सुझाव है। अगर जी, आपकी इजाजत हो तो मैं वो सुझाव सार्वजनिक करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, पूरे किन्नौर के लिए कीजिए आप सुझाव। देखो जी, पंचायत में सबसे पहले तो हमें किन्नौर में इस वक्त टूरिज्म, टूरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी टूरिस्ट आते हैं, यही हमारे रोजगार का साधन बन सकता है। तो पंचायत, हर पंचायत में पहले टूरिज्म स्थान को ढूंढकर उसको आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात है, जिस स्कूलों में अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, वहां पे टीचर्स हो, और अच्छी पढ़ाई होने की एसएमसी की हर 3 महीने में उसकी जानकारी प्रधान को होनी चाहिए। गांव के बच्चों के लिए एक अच्छे अच्छे खेल के मैदान होने चाहिए, ताकि बच्चे वहां पे खेले कूदे और नशे की तरफ ना जाए। और उसके बाद आता है जी गांव, हर गांव में के जो कंडे होते हैं, हमारे हम सारे ट्राइबल एरिया से आते हैं, तो हमारे टोटल गांव के लोगों के बगीचे कंडों में होते हैं। तो हर गांव वह कंडे को रोड से जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और जो हमारे कंडे में डोगरियां होते हैं, वहां पे लाइट और पानी की व्यवस्था पहुंचानी चाहिए। और सबके जो बगीचे है, जमीन है, वहां पे कूल की व्यवस्था करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और जितने भी हमारे पैदल रास्ते चलने के हैं, उनको पक्का करने की कोशिश करनी चाहिए। और हर गांव में कम से कम 2 सामुदायिक टॉयलेट, सामुदायिक बायो टॉयलेट्स लगवाने चाहिए। पूरे पंचायत के सभी गांवों में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पैदल चलने वाले रास्तों में सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां जहां पे भी एक कठिनाई आती है अंधेरे में चलने में। हर गांव में एक स्टील रेंज सेटर बनाया जाए, क्योंकि जहां पे रोड है वहां पे गाड़ियां जाती है, और कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, कुछ गांव वाले भी होते हैं, तो वो गाड़ी एट अ टाइम मिल नहीं पाती है। तो वहां पे एक स्टील के रेंज सेटर होने चाहिए। जहां रोड नहीं पहुंच सकता, वहां के बागवानों के लिए स्पैन लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। गांव के नालियों तथा जगह जगह कूड़ा ना फैलाए, इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। इतने मेरे मुद्दे हैं जी। आदरणीय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वर्तमान में आप ही की सरकार किन्नौर में काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ ये जी। सुझाव आपने, ये सुझाव अपने कार्यकाली में अपने जो प्रतिनिधि हमारे किन्नौर के जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी सुझाव दिया है, हमारे नेताओं को, या फिर पंचायत के प्रतिनिधियों को ही हमने सुझाव देना है? देखो जी, मैं अपने तरंडा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले हम पंचायत की ही बात करेंगे। पूरे किन्नौर की हमें इतनी जानकारी नहीं, हमें अपने पंचायत की कठिनाइयों के बारे में मालूम होता है। तो हमने जैसे ही हमारी सरकार बनी, तो सबसे पहले हमने कुछ एक डिमांड्स रखे थे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सूरज जी के पास। तो उसके बाद देखो जी, हमारे यहाँ पे तरंडा पंचायत में 2 नए सड़कों के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान हो चुका है जी। इसमें पहला रोड जाता है जी हमारा छौंडा से कुटंगे, जिसका हमने शिलान्यास भी कर लिया है जी। और दूसरा रोड निचले थाच से ऊपरले थाच तक एम्बुलेंस रोड है जी। इसके लिए 5 लाख का बजट लग चुका है, बहुत जल्दी भी शिलान्यास हो जाएगा। और इसके अलावा जी, हमारी सरकार बनने के उपरांत 2020-21 के लिए 85 लाख रुपए का एक बजट लिया गया, और इसके साथ ही 20 लाख रुपए अतिरिक्त के रूप में चौरासे सैलानी के लिए रोड के लिए बजट डाला गया।
और ये जो 85 लाख रुपए ये है संपर्क मार्ग, जितने भी संपर्क मार्ग है पंचायत के अंदर उनके लिए 36 लाख रुपए रखा गया, शिक्षा के लिए 26,36,000 रुपए रखा गया, पेयजल व भाव सिंचाई के लिए 17 लाख रुपए रखा गया, निगुलसरी में बन रहे सराय भवन के लिए 3 लाख रुपए रखा गया, त्रंडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए, बजट प्रावधान त्रंडा के लिए निर्माणाधीन सड़क ननस्पो त्रंडा जीप योग्य सड़क के साथ के लिए 5 लाख रुपए अलग से रखे गए हैं, और चौरा में बन रहे नए प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण के लिए 7 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है जी। हमने इतना पैसा अभी तक हम उपाध्यक्ष महोदय के थ्रू ला चुके हैं जी अपने पंचायत के लिए। बहुत अच्छा, 1 करोड़ बहुत 5 लाख अच्छा, रुपए जी। बहुत अच्छा ये कार्य आपके प्रगति पर रहे। यहाँ पर एक वैसे तो पंचायती पर सवाल नहीं है, फिर भी जर्नली आपसे जानेंगे क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, क्योंकि पंचायत से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हाँ जी, ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, श्रीमान, हाँ जी, मुझे ये पूछना है बीजेपी के कार्यकर्ता से, इस कोरोना महामारी काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल फंड की घोषणा की थी, क्या आपके जानकारी में है किसी उस फंड का लाभ किसी को लाभ मिला है? वो अमाउंट इतना बड़ा था कि कम से कम केसीसी माफ करते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या आपके नॉलेज में है? ये सामाजिक जर्नली ले रहे ऐसी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पंचायती राज से कुछ जुड़ा तो नहीं है? हाँ जी, हाँ आपके जी, नॉलेज में है प्रधानमंत्री ऐसा? राहत को उसके नाम से ये एक हुआ था, इसमें हमने भी फंडिंग की है। तो जी, इसमें देखो जी, इनका सवाल है केसीसी माफ किया जाए। जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, केसीसी माफ किया जाए। केसीसी माफ किया जाए ये तो बहुत बड़ी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है कि वहां की जो कोर कमेटी है वो क्या सोचती है, वहां की सरकार क्या सोचती है, इस बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी, इस पर हम भी ज़्यादा टिप्पणियाँ में नहीं जाएँगे। ये हाँ जी, पंचायती चुनाव पर ही हमारी परिचर्चा है, या हाँ जी, ज़्यादा हाँ हम जी, भटकेंगे नहीं, मुद्दों से नहीं भटकेंगे। हाँ जी, मुनीष जी, एक कम्युनिटी भवन भी होना चाहिए, जिसमें सामाजिक कार्य मतलब एक गाँव में सामाजिक कम्युनिटी भवन होना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सोचा है अच्छा, आपके त्रंडा हाँ जी, निगलसरी हाँ के जी, बीच में? हाँ जी, हाँ जी, जी, हरीश जी को मैं बताना चाहूंगा कि भाई निगुलसरी में जो एक सामुदायिक भवन अभी कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हुआ है, अभी उसका शिलान्यास नहीं हो पाया है। मंदिर कमेटी के भवन में ही वहां पे एक सामुदायिक भवन बना है जिसका 6 लाख का बजट का प्रावधान था, वो बिल्डिंग बनके तैयार हो चुका है, कमरा तैयार हो चुका है। अब उसमें हमने बहुत जल्द वहां पे फर्नीचर लगवाने के बाद उसका हम शिलान्यास करेंगे। जी, असल में किन्नौर में मैं वैसे तो निजी चाहता नहीं किसी डिबेट पर जाऊं। मैं ये चाहता हूं, मैं पूछना चाहूंगा सभी से, ये जो कम्युनिटी हॉल है क्या व्यक्ति विशेष या जाति विशेष पर बनाया गया है कि पूरा गांव का एक होगा? देखिए जी, सामुदायिक भवन है, इसमें सबका पूरा पूरा हक है। बजट आया है, पूरे गांव के लिए आया है, पूरे पंचायत के लिए आया है। इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है, जो चाहे वो उसका अपना मीटिंग्स के लिए उस कमरे को बुक कर सकता है जी। यहाँ एक सवाल है, सबके लिए सवाल है। ये जो हमने अभी शौचालय पर डिस्कस किया था, तकरीबन आप पूरे किन्नौर में आप जाएँगे, तो शौचालय की यही हाल है। पंचायतें बनाती है, सरकारें बनाती है, वहाँ पर एक संचालन के लिए कोई कर्मचारी नहीं होता। अगर कर्मचारी की व्यवस्था हम पहले नहीं कर पाते, तो शौचालय बनाते क्यों हैं? और क्यों इतना सारा बजट हम खराब करते हैं? पहले हमारे को सबसे पहले कर्मचारी की व्यवस्था करना चाहिए और उनकी रहने-सहने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तभी कोई शौचालय तरतीब से चल सकता है। इस पर प्रतिक्रिया आई है, सिपिलो में भी यही हाल है, पीओ में भी यही हाल है और सब जगह तकरीबन देखने को यही मिलता है। अ, देखिए जी, ये विशाल नेगी जी का सवाल है, तो इनके सवाल के जवाब में मेरे भी दिमाग में यही बात आई थी। इसके बाद मैंने काफी सोचा समझा, मैंने ये चीज पे निष्कर्ष पे आया हूँ कि भाई हमारे पंचायतों में 3 लाख रुपए बजट आता है, 4 लाख रुपए बजट आता है, 5 लाख रुपए बजट आता है सुलभ शौचालय के लिए। यदि उन 5 लाखों को अगर हम बायो टॉयलेट्स में बदल देते हैं, तो बायो टॉयलेट्स हमारे कितने में आएंगे, कितने टॉयलेट आएंगे? 3 लाख में कम से कम 6 टॉयलेट हमारे लग सकते हैं, अलग अलग गांव में लग सकते हैं। बायो टॉयलेट में ऐसा है, टोटल अंदर है और टोटल सफाई हो सकती है। तो क्यों ना अगर इस सीमेंटेड शौचालय को बनाने के अलावा हम बायो टॉयलेट्स की ओर ध्यान दें तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी। मैं
आज हम उनसे परिचर्चा कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों पर। ये मनीष जी का जो सवाल है बायोटेक के बारे में, मैं बहुत अच्छा सुझाव लगा। मैं सभी किन्नौर वासियों से ये अपील करता हूँ, मैंने तकरीबन किन्नौर में यही देखा है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं या फिर कहीं मंदिरों में खासकर हमारे बहुत सारे आयोजन होते हैं, वहाँ पर भी हमारे को शौचालय की प्रॉब्लम होती है। ये बायोटेक टेक्नोलॉजी सभी मंदिरों के में होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। और ये जो बहुत अच्छी तकनीकी है बायोटेक का, और इसलिए ये पूरा किन्नौर उपयोग करे तो बहुत बेहतर रहेगा। सर आपने कहा है, आपके है कि टूरिज्म, शिक्षा, नियंत्रण, खेल का मैदान, गांव और कंडे का रोड। कंडे में जो लाइटें, मैं एक चीज बताता हूँ। रिब्बा गांव आपने कभी जाना? मनीष जी मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं गया हूँ जी, आदरणीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी के साथ रिपा कंडे में गया हूँ। वहाँ पे हमने सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया था, मैं गया हूँ वहाँ पे। आपने क्या देखा रिब्बा गांव में? आपने देखा सड़कें का विकास और लाइटें लाइटें उनके कंधे तक गई है। कुल उनके जो है पूरा जो है तरतीब से गांव में लाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी हम भी अपने पंचायत में यही कोशिश कर रहे हैं, हम कंडे तक रोड ले जा पाए, बिजली पहुंचा पाए, पानी की व्यवस्था कर पाए। इस कोशिश में हम ये लगे हुए पंचायत हैं, मैं और मेरे साथी तो सभी लगे हुए हैं। ये पंचायत के प्रधान पर निर्भर होता है किस प्रकार से काम करना है। मैं रिब्बा गांव में तकरीबन ऊपर लास्ट करने तक गया हूँ, वहां तक लाइटें गई है, वहां तक ट्रांसफार्मर है, वहां तक खच्चर रोड है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है पंचायत हाँ जी, हाँ जी, प्रधानों ने। तो ये हाँ जी, चीजें हाँ जी, सीखना चाहिए अलग अलग गांव से। हाँ जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं जी, तरंडा पंचायत के हर कंडे तक एक रोड को पहुंचाया जाए। वहां पे रहने वाले डोगरियों में जो व्यक्ति आप अपने कामों के दौरान रहते हैं, तो वहां पे बिजली पानी की व्यवस्था किया जाए। मनीष जी अभी आप भी तो अभी सिर्फ मनीष जी आप अभी सिर्फ सपना देख रहे हैं, लेकिन कई पंचायतों ने ये सपना हकीकत किया है। क्या करें जी, हम राजनीति में जी। आए, पंचायतों में अब हमने पिछले 5 सालों से ज्यादा भागीदारी शुरू की है। हर ग्राम सभा में हमने कुछ ना कुछ डिमांड की है। आने वाले 5 सालों में भी जो नई टीम होगी, मैं उनको अभी से ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई हम पूरे 5 साल हर ग्राम सभा में उन्हें खड़ा कर देंगे। हर मुद्दे हमें हमें पूरे होते हुए उन्हें चाहिए। आपने कहा कि पैदल रास्ता, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये बहुत सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से मनीष जी कहते हैं कि पैदल रास्ता का, मैं भी बताना चाहता हूँ। पूरे किन्नौर में मैंने एक चीज देखा, रोड की व्यवस्था आने के बाद जो पुराने हमारे पैदल रास्ता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम उन्हीं रास्ता का उपयोग करते हैं। पैदल रास्ता का ज्यादा से ज्यादा जो है सभी सरकारों को, पंचायतों को और जितने भी हमारे चेयरमैन आएंगे उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मनीष जी इस पर आपने बहुत अच्छा टिप्पणी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी बात पे मैं अपने पंचायत के लिए बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे आज जो मेरे पंचायत में चुनाव के लिए उठे कैंडिडेट्स है, अगर वो मेरा लाइव देख रहे हैं तो प्लीज मेरे एक बात पे आप बिल्कुल ध्यान करें। आप सभी तरंडा जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और बाहर से लोग भी आते हैं। जब तक गाड़ी है तब तक तो रोड से जाएंगे। अगर बाई चांस अगर हम टंडल होके जाते हैं, कभी रोड बंद हुआ तो पैदल रास्ता टंडल होके भी है, तो वहां से जो हम टंडल के बाली साइड से रास्ता जाते हैं, वहां पे काफी खतरा है गिरने के। वहां पे 2-3 हादसे पहले भी हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई भविष्य में कोई हादसा हो। तो जो भी हमारे नए कैंडिडेट पंचायत टीम बैठेगी, वो सबसे पहले इस मुद्दे में देखे कि वहां पे एक अच्छा सा रेलिंग लगा लिया जाए साइड से, ताकि आने वाले समय में कोई दुर्घटना ना हो। मैं अभी कुछ दिन पहले निगुलसरी आया था और मैंने तकरीबन देखा कई जगह अच्छा काम किया। स्ट्रीट लाइटों का भी बहुत बेहतर काम देखा मैंने। हाँ जी, हाँ जी, लगे हैं जी, काफी स्ट्रीट लाइट लगे हैं। अभी अभी बहुत कुछ लगने बाकी है। आपके लिए है कि निगुलसरी प्राइमरी स्कूल का कायाकल्प होना चाहिए, नया भवन का निर्माण होना चाहिए। क्या ये आप पंचायत के द्वारा करेंगे या फिर माननीय हमारे वन अध्यक्ष आदरणीय सूरज जी की से ये गुजारिश करेंगे? देखिए जी, हमारे अभी पंचायत चुनावों के बाद देखते हैं हमारे कितने कैंडिडेट जीत पाते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद में, और देखते हैं कौन चेयरमैन बन पाते हैं। अगर हमारे कैंडिडेट्सों में आते हैं ठीक है, या विपक्षी कैंडिडेट्स भी आते हैं, तब भी हम जिला परिषद के जो चेयरमैन महोदय होंगे उनके समक्ष में इस बात को जरूर उठाऊंगा कि निगुलसरी का जो प्राइमरी भवन है उसे पुनर्निर्माण किया जाए। आदरणीय, जब चेयरमैन माना बीजेपी के आता है तो क्या फिर आप अपना ही मतलब निगुलसरी को देखना चाहोगे बेहतर की पूरा किन्नौर देखना चाहेंगे बेहतर आप?
देखिए जी, देखना तो हम सारा किन्नौर चाहते हैं, परंतु जो बजट होता है चेयरमैन के पास, वो सब जगहों के लिए अलग अलग बजट होता है। जो हमारा तरंडा वार्ड के लिए बजट होगा, तो उस बजट को जो हमारी 10-11 पंचायत है, अब तीन पंचायतें इसमें नहीं जुड़ी है, 9-3-12 पंचायतें होती है, तो इन 12 पंचायतों का जो बजट है, उसी बजट में से ही मैं अपने गांव के लिए बजट लेना चाहूंगा। जी, इसका मतलब हाँ जी। बहुत अच्छा आपका परिचर्चा में था कि बागवानों के लिए स्पेन, तो ये बहुत अच्छा हाँ जी। ये है, लेकिन स्पेन तो सरकार जगह जगह पर बनाई है और उसका जगह जगह पर रखा भी है उन्होंने, वहां पर जो काम करने वाले। अभी भी मेरे पंचायत में कुछ एक ऐसे जगह है, एक टिकरंग वाला एरिया है, और भी हमारे तरंडा से ऊपर रांगवा बोलते हैं, वहां पे भी है। ये कुछ एक जगह है जहाँ पे अभी भी स्पैन लगने बाकी है। तो मेरा जो ये सुझाव था, ये आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों से है कि भाई इन जगहों पे भी स्पैन लगाया जाए, ताकि वहां का बागवान भी अपने सेब को कैरिज से बच पाए और वहां पे डाले। अगर हम लेबर लगाते तो 40-50 रुपए ले लेते हैं, बहुत ज्यादा रेट हर साल बढ़ते जा रहा है लेबरों का। जी, लेबर पर हम जरूर आएंगे, लेबर का बहुत ज्यादा मुद्दा है। आपके लिए ये बताया है मोहन ने कि नहीं, गौशरण और गौशाला के बारे में क्या आपकी सोच है? देखिए जी, गौ सेट तो बन जाती है, ये अच्छी सोच है। ये हमारे हिमाचल सरकार की भी योजना में आया था, गौशाला बनाया जाए। गौशाला बना तो लेते हैं, परंतु उसको गौशाला की रखवाली ना कोई कर पाता है। सबसे पहले पंचायत को गौशाला बनाने के बाद उसका जो उसकी देख रेख करेगा, उसके लिए सबसे पहले नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि उधर जो गाय पहुंचा तो देते हैं, और वहां पे ना घास होता है ना कुछ होता है, कहीं भूखे मर जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक सुनील कुमार जी का फेसबुक पे लाइव देख रहा था कि कहीं सांगला साइड में गौसर तो बना दिया, उधर गाय मर चुके हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति में गाय थे वहां पे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भाई जहां भी पंचायत है, जो भी पंचायत है गौशाला बना रही है, तो सबसे पहले उसकी देखरेख के लिए व्यक्ति वहां पे डाले, उनके एक उचित दिहाड़ी नियमित करे। जी, ये पंचायत को सोचना है, और युवक मंडल हो गया, महिला मंडल हो गया, इन सबको एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं, गाय हमारी गौ माता है और उन्हीं हाँ जी, गाय हाँ से जी। हम दूध लेते हैं। और जब गाय दूध देना बंद करती है तो हम उनको सड़कों पर छोड़ते हैं और उनको जंगली जानवर के भरोसे रखते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि गौशेड के बारे में सभी जो है पंचायत किन्नौर में काम करे। एक और एक यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है, रामत भाई जी, हम आपके साथ है। किन्नौर में भी गौशाला नहीं है। वांगतू से ऊपर रारंग में गौशाला बना होने के बाद भी वहां के हाल खस्ता हाल है। आवारे पशु मरे पड़े हैं। सरकार इस इशू में भी सोचे। मतलब कहने का मतलब है कि सही बात है कि जो गौशाला बन जाता है उस पर जो है किसी प्रकार की निगरानी नहीं होती है। मैं अब यहाँ इसी पर विषय पर आता हूँ। जब पंचायत प्रतिनिधि में चुनकर आते हैं तो मैं सबसे पहले सभी से यही अपील करूंगा कि गांव में एक कमेटी ऐसी बनाया जाए जो आवारे पशु और गौशाला पर ही निरीक्षण करे। गांव में पंचायत कमेटी बनाना चाहिए, एक अलग से कमेटियां बनाने चाहिए। बिल्कुल सही राम भगत जी, और उस इसमें देखो। और उस कमेटी को हर साल अलग अलग टीम बनानी चाहिए। एक साल ये जरूरी नहीं कि वो 5 साल देखे, मतलब 4-5, जैसे आपके पास 7 वार्ड आते हैं, मान लेते 7 वार्ड है, हर वार्ड से एक एक बंदा ले और एक साल वो देखे, और दूसरे साल मतलब 5 साल कार्यकाल में हम हर वार्ड से बंदे जो है गौशाला और क्या बोलते हैं इनमें काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और आता हूँ। मान्यवर जी, जिस प्रकार से हम गांव में मंदिरों में काम करते हैं, ड्यूटी देते हैं, जाकर हम देवी देवताओं का ड्यूटी करते हैं, सभी करते हैं, उसी प्रकार से एक ड्यूटी लगाया जाए गौ माता के लिए, गौ शेड के लिए, ताकि वहां पर जो है इसमें रोजगार का साधन नहीं ना देखा ना जाए, वार्ड वाइज जो है बारी बारी से जाए। इस पर थोड़ी सी पूरी किन्नौर को ध्यान देना होगा। राम भगत जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जब हम देवी की ड्यूटी कर सकते हैं, तो गौ माता की ड्यूटी भी कर सकते हैं। सभी के जी, घर से एक एक व्यक्ति पर डे ड्यूटी लगा दिया जाए, तो साल के साल वैसे ही चलते रहेंगे, और गाय मेरा गौ सेवा सुझाव, हो जाएगी। मनीष जी जब पंचायत आएगी तो सबसे पहले आप देखिए, बाकी सामाजिक चीजों के लिए गाय मतलब हमारे पास बजट आते हैं, हर चीज के लिए हमारे पास योजनाएं आती है, उसके लिए सिर्फ हमारे को संचालन करना होता है। लेकिन
लेकिन कोई भी गाय के गौशाला के ऊपर ध्यान नहीं देता है, कोई भी इस पर आप जब पंचायत आएंगे तो जरूर अपने गांव से शुरुआत कीजिएगा, और हर वार्ड से जो है एक ड्यूटी लगाया जाएगा कि गौशाला बनाएं, पंचायत गौशाला बनाएं और वहां ड्यूटी लगाएं देख रेख के लिए। देखिए राम भगत जी, मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूँ, जैसे ही हमारी पंचायत बैठेगी, पहला ग्राम सभा होगा, सबसे पहले मैं पंचायत में यही निवेदन करूंगा कि भाई जितने भी हमारे पंचायत में राशन कार्ड धारक है, वो जी व्यक्ति पर डे के हिसाब से सबकी ड्यूटियां लगाया जाए, और वो जी इन गौ सेट की देखभाल करे पर डे जाके। जी, एक कमेटी होनी चाहिए इसकी, बाकायदा गांव में एक कमेटी बनना चाहिए, बिल्कुल एक रजिस्टर्ड कमेटी बननी चाहिए और सालाना इस पर जो है ड्यूटियां लगनी चाहिए। देखिए जी, रजिस्टर्ड कमेटी क्यों, पंचायत की तरफ से जी पंचायत प्रतिनिधि आप अपने साथ दो व्यक्ति युवक मंडल से ले ले, दो व्यक्ति दो महिलाएं महिला मंडल से ले ले, 5 आदमी का टीम वैसे बन जाता है। हर वार्ड मेंबर को उसका मुखिया बना दिया जाए, तो हर 3 महीने में उसका रिपोर्ट लिया जाए, तो कैसे क्यों नहीं रजिस्ट्री नई टीम रजिस्टर कराना। वैसे ही हमारे गांव में या मैंने किन्नौर में देखा है, बहुत ज्यादा कमेटियां रजिस्टर हो चुकी है, परंतु कार्य कुछ भी नहीं होता है। मान्यवर जी, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है और फिर किन्नौर के भाजपा के जो है आप एक कार्यकारिणी सदस्य भी हो। दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमारे किन्नौर में, पर्यावरण और ये गौशाला का, पर्यावरण पर भी कमेटी बनाया जाए और गौशाला पर भी कमेटी बनाया जाए। दूसरी बात, हम गांव गांव में सड़क मांगते हैं महोदय, आप ध्यान देते होंगे, गांव गांव में सड़कें तो मांगते हैं और सड़क हमारे को डिपार्टमेंट बना के देती है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक मूल्य खत्म हो जाती है, हम पेड़ पौधे नहीं लगाते। देखिए राम भगत जी, अभी कुछ समय पहले हमारे युवा मोर्चा टीम जिला किन्नौर ने जगह जगह पे पौधारोपण का काम किया था फॉरेस्ट के साथ मिलके। और इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी ने भी एक योजना निकाली है, एक बूटा बेटी के नाम। जिसके घर में बेटी होगी वो एक बूटा लगाएगा। और मैं तो आने वाले समय में चाहूंगा कि भाई इसकी जिम्मेवारी पंचायतें ले ले और हर व्यक्ति को कम से कम 10 पौधे लगाने के लिए जागरूक करे। अच्छी सोच पर करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये क्या बात सत्य है इनकी। पायलपुर जी, ये सापनी से आप जुड़े मंच से, धन्यवाद महोदय। देखो दयालपुर जी। पायलपुर नेगी जी, हम तो जो सोचते हैं उसे करने की कोशिश करते हैं। जहां तक होगा हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्रयत्न करेंगे कि भाई हमने जो दिमाग में सोचा है उसको हमने आगे कैसे उसे हमने प्रैक्टिकली करना है। महोदय जी, आपने टूरिज्म के बारे में बताया, टूरिज्म के लिए हमारा किन्नौर में दो ऐसे जगह है, जैसे सांगला हो गए और एक कटगांव वाला एरिया हो गया, और इन्हीं एरिया में जो रोडों का खस्ता हाल है, एक बार टूरिज्म जाए तो दोबारा जाने के लिए नहीं सोचता है। तो क्या सबसे पहला रोड देखा जाए टूरिज्म एरिया में, या फिर हम टूरिज्म जो एरिया बनाने के बाद जो है रोडों को खस्ता हाल करें? देखिए जी, टूरिज्म के लिए तो सबसे पहला रोड अनिवार्य है। रोड अच्छा होगा तो टूरिस्ट आएगा। रोडों पे तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि भाई हमारे रोड पक्के हो। अगर रोड पक्के होंगे तो जो उस एरिया के गांव हैं, जो उनका सीजन लगता है, मटर सीजन लगता है, हमारे किन्नौर में सेब सीजन लगता है, तो जो भी सीजन लगता है तो उसके लिए रोड तो सबसे पहले जरूरी है जी, रोड पक्के होने चाहिए। जी। हाँ जी। प्लांटेशन के बारे में बताया है राम भगत जी, हम सब साथ मिलकर शिमला जाएंगे, जो वांगतू रारंग वाला जो है उस पर हम है वीडियो फोटो लेंगे और सरकार से लकी जी, आपकी ये जो योजना है या फिर आपने गौशाला पर जो एक आपने उठाया, इसके लिए हमारे मनीष जी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी के साथ ही एक सलाह मशवरा या फिर उनके साथ आपकी बातों को पहुंचाएंगे। कहीं शिमला जाने की जरूरत नहीं है, जल्द ही इस पर कार्यवाही करें। किन्नौर में जो है जहाँ जहाँ गौशाला बने उसके लिए कमेटियां बने। आदरणीय, ये एक थोड़ा सा लक्की जी का एक प्रतिक्रिया आई थी कि हमारे को जो है इस विषय पर शिमला जाना चाहिए। अरे शिमला क्यों जाना, जब हम लोग बैठे हैं किन्नौर में, हम लोग हैं, हर गांव से कोई ना कोई हमारे कार्यकर्ता है जुड़े हुए। ठीक है, ये बात मेरे इसमें आई है नॉलेज में कि भाई रारंग में ये सीन है,
हो सकता है पूरे किन्नौर में भी। एक दिन मैंने एक लाइव भी देखा था। तो मैं बहुत जल्द ही, जैसे हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय सूरज जी ठीक होके शिमला से आएंगे, तो सबसे पहले मैं उनके समक्ष इस बात को जरूर पहुंचाऊंगा कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समक्ष इस बात को उठाए और एक कमेटी गठन करने का एक ऑर्डर निकला जाए, ताकि पूरे हिमाचल में ही निकल जाए, तो ये बहुत बेहतर होगा। मैं लिखित रूप में दूंगा। आदरणीय जी, यहाँ पर जेडपी के बारे में बताया कि मनीष इज सम पीपल फ्रॉम बीजेपी फीलिंग नॉमिनेशन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जेडपी आर दे आर ट्रू नॉट, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए कोई उठे वो ठीक नहीं है। और निहाल चारस इज फाइनल डिसाइडेड बाय पार्टी, तो पीपल उनके साथ होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का मैसेज है उनका। निहाल पार्टी को फाइनल किया था बीजेपी ने, तो फिर भी जो है इंडिपेंडेंट उठे जिला जेडपी के लिए, क्या ये सत्य है? हाँ जी, हाँ जी, ये सत्य है जी। ये हमारे वार्ड में दूसरी बार हुआ है, पिछली बार भी हुआ था। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे जिला परिषद वार्ड नंबर 10 है, तो इसमें हमारे 9 पंचायतें आते थे, अब 12 पंचायतें हो गई। हमारा ये सबसे बड़ा वार्ड है जिला किन्नौर में। तो यहाँ पे बाबा से लेके हमारे चौरा तक आता है। बाबा का आधा एरिया आता है, हुरी और कड़गांव, तो अब कराबे भी आ चुका है। तो इसमें क्या है कि भाई अभी तक बाबा से भी जिला परिषद रहा है, बरी से 2 बार रहे हैं, 2 बार कैंडिडेट फाइनल हुए। एक बार बिमला जी जिला परिषद रह चुकी है और दूसरी बार कैंडिडेट हमारे हार गए थे। और कंबा से हमारे बलदेव जी भी जिला परिषद रह चुके हैं। तो इसमें इस बार भी हम चाह रहे थे कि भाई रूपी या त्रंडा से कैंडिडेट फाइनल किया जाए, क्योंकि त्रंडा की बारी अभी तक नहीं आया। त्रंडा के नाम से वार्ड और त्रंडा से ही जिला परिषद कैंडिडेट नहीं रहा, इसीलिए यहाँ से कुछ एक कैंडिडेटों के नाम हमने फाइनल करके भेजे थे। बाकी तो देखो जी, आगे हमारी कोर कमेटी बैठी है, जिला कोर कमेटी बैठी है, उनका निर्णय सर्वोपरि है। बाकी कोई कार्यकर्ता लड़ना चाहे तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है जी, इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करूंगा। हमारे लिए तो हमारे कोर कमेटी के शीर्ष नेतृत्व से निहाल चारस जी का नाम आया है, तो हमारे कैंडिडेट तो निहाल चारस जी है। और जो अजिंदर जी है वो भी हमारे भाजपा कार्यकर्ता है, तो वो उठे हैं, तो वो उनका निजी फैसला है जी। आपके लिए गांव में था कि हर गांव में क्या है कुछ हर गांव में आपने एक रेन शेल्टर की बात की थी? हाँ जी, हाँ जी, रेन सेटर की बात की थी। रेन सेटर, वो भी रेन सेटर कौन से, स्टील वाले रेन सेटर। स्टील वाले रेन सेटर में खर्चा भी कम आएगा। आपके 8-10 एंगल खड़े कर दो, एक चादर का सेट। आप कभी दिल्ली गए हो राम भगत जी? तो मैंने दिल्ली मैं में देखा था। आपको हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं अब इसी विषय पर आता हूँ महोदय, इसी विषय पर। ये हाँ जी, हाँ बहुत जी, गंभीर विषय है। कहने हाँ का जी, मतलब रेन शेल्टर बहुत एक सस्ता भी है, रेन शेल्टर के साथ हम बायोटेक भी लगा सकते हैं। अब मैं इसी हाँ विषय जी, पर आता हूँ। हमारा जो हाँ जी, किन्नौर है, चौरा गेट से शुरू होता है शुमरा तक, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, आपने आपने देखा होगा, आपका चौरा गेट में ही जो पार रूपी के लिए जो जाते हैं लोग, जो रोड है रूपी वाला रोड, वहां पर छोटा कम्बा रूपी काफी एरिया से लोग आके वहां पर बसों के लिए खड़े रहते हैं। तो वहां पर भी इसी प्रकार का रेंट सेंटर की आवश्यकता है। सबसे पहले एनएच पर हम बात डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इस पे तो देखो आ, जी, आपके ये नहीं, सवाल में, आप पहले मेरी आपका ये बात सवाल सुनिए। में। हाँ जी, बोलो। आप पहले मेरी बात सुनिए। चौरा से हम स्टार्ट करेंगे सोमरा तक, अब आपको बताएंगे कितना रेंट शेल्टर जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शहरों में जाएंगे, दिल्ली मुंबई जैसे में छोटे छोटे आपके रेंट शेल्टर बने होते हैं, 10-10 आदमी आराम से, और इतने ही तो लोग खड़े रहते हैं। और दूसरी बात, आप चौरा से आएंगे, आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, चौरा का आपने वहां देख लिया। उसके बाद आप आएंगे नाथपा, नाथपा भी लोग खड़े रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप आएंगे वांगतू, वांगतू में देखो आप कितने लोग जाते, जबकि पिन बेल वाला एरिया है, वहां पर आपके पानी वाला एरिया आता है, निचार का आधा एरिया भी वहीं से उतर जाता है, वहां भी जरूरत है। उसके बाद आप आएंगे चोलिंग, ठीक है जी। ये स्टेप वाइज आप सोमरा तक जो है इस प्रकार का जो रेन शेल्टर की आवश्यकता है। लोग जो है हवा और धूप जो है झेलते रहते हैं, ये चीजें सरकार को सोचना चाहिए। हाँ जी, मैं इस विषय में बताना चाहूंगा कि जो रेन सेटल्स है, मैंने भी पीछे दिल्ली गया था मैं, नड्डा जी जी के बधाई देने के लिए। तो मैंने दिल्ली में ये चीज देखी थी। हर
आपके 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे रन सेटर बनाए और स्टील का रन सेटर बनाए। अगर वही रन सेटर सिस्टम हमारे किन्नौर में लग जाए तो बहुत अच्छी होगी। और इस विषय में मैं आगे भी बात करूंगा और आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय सूरज जी से भी बात करूंगा कि भाई इसके लिए अगर हो सके तो किन्नौर के लिए एक बजट ही डाल दिया जाए कि भाई जगह जगह रन सेटल्स होने चाहिए, क्योंकि बारिश में हर इंसान को काफी कठिनाई होती है। महोदय जी, मैंने इस चीज पर कल परसों एक हमारा चला था, शायद आप उस एपिसोड में नहीं आए होंगे, आपका यही चीज मैंने उठाया था। हम लोग जगह जगह पर बहुत बड़ा गेट बनाते हैं, आपने देखा होगा रुपी वाले द्वार पर भी बहुत बड़ा गेट लगाया है, हाँ जी, हाँ वांगतू जी, में भी बहुत बड़ा गेट लगाया है। हम हाँ जी, हाँ गेटों जी, पर ध्यान देते हैं, हम लोग रैन शेल्टर और बायोटेक जो है टॉयलेट पर ध्यान नहीं देते, जबकि हमको रुकना वहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। जी ये मैंने परसों सुना था, आपका अजिंदर वाले डिबेट में चल रहा था, अजिंदर वाले प्रोग्राम में भी चला था, वहां पे आपने एक क्वेश्चन पूछा था चौरा के लिए। तो ये जी, चौरा का ही मुद्दा नहीं है, पूरे किन्नौर की मुद्दे है। कई जगह पूरी में किन्नौर अभी में। भी रन सेटल्स नहीं है, पूरे किन्नौर की बात है। आप देख लीजिए खादुरा में हो गया, अकपा में होगा, स्कीबा में हो गया, ऐसे आप मोरंग में मोरंग वाले पुल के पास हो गया, स्पीलो में हो गया, जहां जहां बसें हाँ जी, हाँ जी, रुकती है, जहां जहां पर जो है बस स्टॉप है, वहां पर ये स्टील रेंट शेल्टर पूरे किन्नौर में होना चाहिए। इसलिए इस हाँ जी, पर हाँ जी, सभी पार्टियों को, सभी पंचायत प्रधानों को, पार्टी में कांग्रेस बीजेपी जितने भी है सबको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। रेंट शेल्टर के साथ बायोटेक टॉयलेट भी जरूरी होना जरूर, और हाँ वहां जी, हाँ जी। पानी पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए, ये तीन बहुत जरूरी है। आगे का सवाल है अंजू नेगी का, महिलाओं के लिए कोई स्कीम है? अगर महिलाओं के लिए स्कीम है तो बताइए सरकार की ओर से। मैं बताना चाहता हूं अंजू नेगी जी, महिलाओं के लिए और जो बहुत सारी स्कीमें हैं हमारे मोदी जी की, और विस्तार से जो है मनीष जी बताएंगे। मनीष जी, महिलाओं के लिए स्कीम आपकी सरकार के देखिए द्वारा। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए स्कीम निकाला जी, गृहिणी सुविधा योजना। इस वक्त देखो हमारी गृहिणियां किन्नौर में लकड़ जलाते थे, या जो भी हम ट्रेवल क्षेत्र है वहां पे लकड़ जलाते थे, धुएं से सबकी आंखें खराब हो। तो हर घर में जो भी महिला रही थी, महिलाओं के नाम पे गृहिणी सुविधा योजना लागू की। आज सबके घर में गैस चूल्हे जलते हैं, हर महिला के नाम पे है। हाँ जी। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए हमने, लड़कियों के लिए देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी निकाली है। काफी अच्छी अच्छी योजना मोदी जी ने निकाली है। महोदय जी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ मतलब बढ़ाओ योजनाओं में क्या क्या देते हैं, स्कीमें क्या क्या उनको सुविधाएं देते हैं आप देखिए जी, सरकार जो में? जिनकी बेटियां हो रही है उनके लिए पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम चल रहा है। आप पर महीने वहां पे आप, मेरे ख्याल से 100 रुपए या 200 रुपए का किस्त होगा, वो आप जमा करेंगे। आप जब 21 साल की आपकी लड़की हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई का खर्चा या उसके विवाह के लिए खर्चे के लिए आपको काफी बहुत बड़ा अमाउंट, मेरे साथ उसमें पड़ा था, वो अमाउंट का मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कितना अमाउंट था, उतने पैसे उस लड़की के अकाउंट में ही मिलेंगे। अनुराज बिष्ट जी का एक सवाल है, जेडपी तो पार्टी का होता है, वाई इंडिपेंडेंट? आप बोलो। देखिए जी, चुनाव लड़ने का हक सबके लिए है। अनुराग जी को बताना चाहूंगा, सभी चुनाव लड़ जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे सबका हक है, परंतु कहीं ना कहीं उनका कुछ, जो भी व्यक्ति इस प्रकार निर्दलीय होकर उठता है तो ये उसका पर्सनल मैटर है। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर की क्या बात है, उसकी क्या सोच है। परंतु चुनाव लड़ने का हक हर व्यक्ति को है जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है और वहां का स्थानीय निवासी हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। अनुराग जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जो मत देता है वो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कांग्रेस बीजेपी का मतलब नहीं, निर्दलीय भी किसी चीज में भी लड़ सकता है। आप पढ़े लिखे होंगे, आपको इस चीज की जानकारी बेहतर होना चाहिए। मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं चगांव से हूँ और आपके निगुलसरी में रहता हूँ, और जो है मेरा वोट अगर वहां पड़ता है मैं भी उठ सकता हूँ। ध्यान बिल्कुल दीजिएगा आप। बिल्कुल। जी, लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया है, सब लड़ सकते हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मत नहीं होना चाहिए। मैं वोटर हूँ, मैं अगर वोट दे सकता हूँ तो वोट लड़ने के लिए उठ भी सकता हूँ। दोनों अधिकार है, मुझे दिया हुआ, आपके लिए दिया हुआ, सबके लिए दिया हुआ। इसलिए इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे कि निर्दलीय क्यों उठ रहे या बीजेपी कांग्रेस का ही क्यों होना चाहिए। चाहे तो सभी निर्दलीय भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारी शिक्षा, हमारी सोच को बदलना होगा। आप समझ गए होंगे। अनुराग बिष्ट जी, धन्यवाद, आप मंच से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिक्रिया के लिए।
मनीष जी, और कुछ बेहतरीन जो आपके सोच में रहा हो किन्नौर के अंदर में, आप दिल्ली गए हो, दिल्ली में कुछ और चीजें देखी हो तो? दिल्ली में मैं गया था, मैंने काफी चीजें देखी, वहां पे काफी अच्छी चीजें है। अ, वहां पे एक तो मैंने आप पार्किंग मैं सिस्टम। एक चीज और पूछता हूँ, आपने दिल्ली में केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का हॉस्पिटल और शिक्षा चीजें देख कर आना चाहिए था, आपको बेहतर एक्सपीरियंस होता किन्नौर के लिए। परंतु मेरे पास उस समय इतना समय नहीं था कि मैं वहां पे देख पाऊं। परंतु जितने मैं भी मैं एक उस चीज रोड पे जो भी चीज मैं देख सका, मैंने वो देखा। वहां पे एक तो गार्डन सिस्टम मैं बहुत अच्छा है। मैं एक चीज और बताता हूँ, वहाँ के स्कूल को देखने के लिए अमेरिका अमेरिका और कई देशों ने विजिट किया है। हाँ जी, मैं सुना है जी, परंतु देखा तो अभी तक नहीं है। परंतु स्कूल काफी अच्छे हैं, ये मैंने भी सुना है। वहाँ की सरकारें काफी अच्छा काम कर रही है। वहाँ तीसरी बार सरकार आई है तो इसका मतलब तो बेहतर हो सकता है, तभी सरकारें बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, कोई कार्य करेगा तभी सरकार आएगी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, यहाँ आ रहा था कि नई नई पीढ़ी जो है नशे की ओर जा रहे हैं, तो आप इसकी ओर क्या बताना चाहेंगे, नशे पर किस प्रकार से काबू करें हम किन्नौर में? नशे के ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई नशे के ऊपर काबू करने के लिए तो सबसे पहले यही चीज है कि भाई हम जितना हो सके हमारे नौजवान या जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, इनको जितना हो सके हम इनका दिमाग खेल कूद की तरफ डाइवर्ट कर पाए, या लाइब्रेरी में इनका टाइम बिताया जाए, जगह जगह लाइब्रेरी खुलवाई जाए, और जगह जगह खेल के मैदान होने चाहिए, और वहां पे कुछ ना कुछ प्रतियोगिता होती रहे। अगर यदि बच्चा आपका बिजी रहेगा तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। और प्लस इसमें जितने भी गांव में बेरोजगार युवक है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार का साधन अवेलेबल कराना ही होगा, तभी ये नशे की स्थिति कम होती जाएगी। महोदय जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। खेल का मैदान और लाइब्रेरी में एक चीज बताता हूँ, तो यहाँ किन्नौर के अंदर में हमारे रिकांग पीओ में एक लाइब्रेरी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कहाँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले लोगों से जानकारी जानना चाहा कि लाइब्रेरी है कहाँ, लेकिन कईयों को पता नहीं, कि क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। अक्सर यहाँ के लोग ज्यादातर जो है रुचि नहीं रखते पढ़ने में या लाइब्रेरी में। और मैं बताना चाहता हूँ, किन्नौर के अंदर में लाइब्रेरी है, हमारे जो ऊपर बस स्टैंड बना हुआ है और साथ में डाकखाना है, उसके साथ में एक लाइब्रेरी है। वहां पर जाइए और समय निकाले। इस प्रकार का लाइब्रेरी हमारे हर ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, और हर गांव में भी छोटे छोटे लाइब्रेरी होना चाहिए, जिससे लोग जो है वहां पर जाएं और अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। कथा कहानियां आदि बहुत सारे हमारे बुक्स होने चाहिए, जैसे अम्बेडकर के बुक्स हो गए, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, ऐसे कई चीजें होनी चाहिए जिससे लोग पढ़कर जो है अपने अंदर में जो एक भावना रखें देश विकास के लिए। आपके लिए एक सवाल है, हाँ जी। पंचायत चुनाव है, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। अगर बगैर चुनाव ही सामाजिक सेवा कर सकते हैं, इसके लिए मैं ही जवाब देता हूँ। त्रिलोक जी, सामाजिक सेवा के लिए हमारे पास धन मन, हमारे पास सामर्थ्य भी होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ मुंह से बोल के हम सामाजिक सेवा नहीं कर सकते। हमारे पास एक एक आर्जन, मतलब एक मनी भी बहुत जरूरी है सामाजिक सेवा के लिए। मान लेते हैं कि मैंने गौशाला लगवाना है, तो मैं कहाँ से करूंगा, मैं तो निस्सहाय हूँ। मुझे कहीं से सामर्थ्य लेना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में जाकर यहाँ पर बहुत अच्छे से ही हम देश की सेवा और सुदृढ़ कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ हम सामाजिक सेवा में बोल सकते, कर नहीं सकते। तो इसलिए आप भी अपने प्रतिक्रिया दीजिए सर। देखिए जी, सामाजिक सेवा के लिए देखो, सबसे पहले तो है कि भाई व्यक्तिगत इंसान अपने धन से भी उतना होना चाहिए, तभी वो समाज सेवा कर सकता है। पंचायत में तो हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, या बजट प्रावधान कराने के लिए बोल सकते हैं, पर प्रधान सुनेगा नहीं सुनेगा वो अलग बात है। चिल्ला के तो होगा नहीं। इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ना होता ही है, और वहां से ही अपने शीर्ष नेतृत्व के थ्रू बजट लाके उसके बाद ही समाज सेवा करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीछे जो हमारा कोरोना काल चला था, जो कोविड महामारी से हम जूझ रहे थे, मार्च से लेके जी। मई मई जून तक, तो उस बीच में हमारी पार्टी के जो मास्क या सैनिटाइजर आए वो बहुत लेट आए। सबसे पहले आए पंचायत में मास्क आए जी। पंचायत में मास्क आए, हर घर को 3 या 4 मास्क, 3 मास्क और एक सैनिटाइजर बोतल दिया गया। अरे, मैं वो चीज जानना चाहता हूँ कि आज तक मुझे वो पंचायत वालों से भी जवाब नहीं मिला। बोलते माल कम आया, पैसा तो आगे से पूरा आया हिमाचल सरकार की तरफ से। तो भाई एक घर में परिवार के सदस्य 11 है, तो वो 3 मास्क क्या रोज बदल बदल के पहनेंगे?
ये एक बात, इसी सोच को लेकर मैंने अपनी जो मेरी परम धर्म पत्नी है, मैंने उनको एक कपड़ा ला के दिया दुकान से। मैं बोला ऐसा कर, इसको मास्क बना। मैंने अपने ही खर्चे पे 500 मास्क इस तरंडा पंचायत में दिए, जिसमें से 300 मास्क में चौरा बैरियल में दिए, जो बाहर से लोग आ रहे थे, हमारे किन्नौर के लोग जो फंसे थे उनको देने के लिए। और 200 मास्क में एक क्रियाक्रम किया गांव के ही। मैंने वहां पे जितने लोग आए थे, मैं सबको एक एक मास्क दे आया, जितना मेरे से जी बनता इस था। जी इस विषय पर मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पंचायत में शायद कितने का बजट आया था ये? इसमें मेरे ख्याल से काफी बजट दिया गया था, इनको हर पंचायत को दिया गया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं भावानगर में रहता हूँ और मैं सुंगरा पंचायत में आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नाम तो दर्ज नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज ढील देखी है पंचायतों की कोरोना काल में। कोरोना काल में जो मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए, सिर्फ जो है अपने पंचायत के लोगों को दिया, जो बाहर के यहाँ पर जैसे होते हैं उनको नहीं दिया गया। जबकि कोरोना काल था, सबको देना चाहिए था। इस ये बहुत गंभीर विषय था उन दौरान। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बजट तो पंचायत के लिए आया है। अब वो भी सच्चे है, शायद कम बजट होगा या फिर उतना लोगों तक नहीं पहुंचा सकते होंगे, ये बात अलग है। लेकिन सरकार का जो है एक वो होना चाहिए कि पंचायत में बाहर के लोग भी रहते हैं, उनको भी दिया जाए। चलिए, कोरोना देखिए जी। काल अब हमारा बीत बीत रहा है और हम वैक्सीन की ओर आगे हैं। इसके लिए सबके लिए स्वागत। वैक्सीन आएगा हाँ और जी, हाँ जी। वैक्सीन मैं भी वैक्सीन अगर गांव के प्रधानों के अधीन हो तो वो भी ध्यान दे कि बाहर के लोगों को भी ध्यान रखना है। अगर वैक्सीन में भी आपका हाथ होता है तो प्रधानों को जरूर सोचना है। नहीं जी, वैक्सीन जो भी होगा एक टीम होगी, डॉक्टरों की टीम होगी, वो लगाएगी अलग अलग गांव में आके। परंतु अभी तो सबसे पहले हमारे फ्रंट वॉरियर्स को ही वैक्सीन लगनी है। 3 करोड़ हाँ, जो फ्रंट जो वॉरियर्स अभी है, सबसे पहले तो उन्हीं को ही लगनी है, उसके बाद जाके गांव की बारी आएगी। तो अभी समय लगेगा, परंतु वैक्सीन आ गई, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। जी, और रतन जी का एक इसमें सुझाव आया था, जो पहले हमारे सामाजिक चीजों के बाहर आया था कि बाहर रहकर हम सामाजिक सेवा क्यों नहीं कर सकते थे। ये हमारे प्रोफेसर जी है। बिल्कुल सही बात है, राजनीति में आना आवश्यक है, तभी हम सामाजिक सेवा कर सकते हैं। बाहर रहकर हम सामाजिक सेवा नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, कर नहीं सकते। अब राजनीति में आपको आना ही पड़ेगा, तभी आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं। मनीष जी, वेल डन मनीष जी। यही सामाजिक सेवा है। बिल्कुल, आपका आपका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक जी, आप हर टाइम आते हो और कुछ नई नई प्रतिक्रिया करते रहते हो। आपका एमशन पेज बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। मनीष जी, हाँ जी। आपके लिए मनीष जी, लावारिश पशुओं सड़कों में घूमते रहते हैं। हाँ, इस बारे में हमने अभी चर्चा किया है। दिनेश बिष्ट जी, आपका मंच में स्वागत है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे तो कृपया मुझे जो है मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि आपसे बहुत बेहतरीन काम कुछ सामाजिक मुद्दा पर काम है जो पर्सनली तो नहीं है। ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। दिनेश बिष्ट जी, लावारिश पशुओं को सड़कों में घूमते रहते हैं, इस बारे में तो यही पशु बड़ी दयनीय बड़े कंडीशन में पाए जाते हैं। सरकारें इन लावारिस पशुओं के बारे में क्या कर रही है? दिनेश जी, इस विषय पर हमने टिप्पणियां की है। गांव में कमेटियां बनाया जाए, पशुओं के लिए एक गौशाला बनाया जाए और हर वार्ड से जो है कमेटी, हर वार्ड से कमेटियां बनाकर सालाना जो है जो एक पशुपालन बनाकर वहां पर देख रेख करे। इस पर मनीष जी ने प्रतिक्रिया दी है और पंचायत से वो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, आप मंच से जुड़े हो। आप अगर मेरी आवाज सुने तो कृपया जरूर मुझे संपर्क करें। अच्छा, दिनेश बिष्ट जी को मैं भी जवाब देना चाहूंगा। दिनेश बिष्ट जी हमारे जी यहाँ जी जी। साथ लगते हुए सोरंग हाइड्रो प्रोजेक्ट में पीएनडे में रहते हैं। तो मैं दिनेश जी को बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द पंचायत से रेजुलेशन लेके आप ही की कंपनी में आने वाला हूँ, कि भी हमारे को गाउस सेट कंपनी के थ्रू बनाया जाए। और कंपनी के जो जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, इनके पास सहायता कंपनी आई है एक, वहीं से ही एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे खड़ा कर दिया जाए, ताकि रात की चौकीदारी हो जाए, कोई चादर चोरी करके ना ले जाए। तो मैं सबसे पहले दिनेश के पास ही पहुंचने वाला हूँ, तो इनको विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं बहुत जल्द पहुंचूंगा। जी, हमारे प्रोफेसर जी है रतन नेगी जी। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
पर राजनीति में नहीं है। बिल्कुल सत्य। बहुत सारे एनजीओ भी है इस पर काम कर रहे हैं, और वो सफाई, स्वच्छता पर, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जो पंचायत है वह जो एक सबसे पहले जो ये गौशाला गाय का शेड के लिए एक जनहित में एक सवाल जवाब आ रहा है। इस पर बहुत सोचना होगा। आपके लिए एमसीएन की ओर से आपके लिए छोटी सी, हमारे जितने भी पार्टी के बड़े प्रतिनिधि है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते, ये किया वो किया, नहीं ना, अगर किन्नौर के विकास में ध्यान नहीं देते। हमने देखा है बस उनके खास लोग तरक्की। अच्छा, इस पर अब मैं बताता हूँ सर, ये बात सत्य है रामप्रकाश नेगी जी का, क्योंकि हमारे किन्नौर में पक्ष विपक्ष वाले एक दूसरे पर ही बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं, लेकिन विकास कार्यों में इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये क्या जायज है, सच है? इस बात पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए जी, विपक्ष का कार्य तो है चिल्लाना, परंतु जब तक आगे वाला स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं होगा तो कार्य करने का मजा दूसरी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको भी मजा नहीं आएगा। तो विपक्ष तो चिल्लाते रहेगा, उसका काम है। अगर आप सही भी करेंगे तभी उस काम को गलत ही बताएगा, ये विपक्ष का काम है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी जो बीजेपी के इस वक्त लगे हैं, उपाध्यक्ष महोदय सूरज जी लगे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी लगे, हमारे मंडल अध्यक्ष संजय जी भी लगे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम आगे से बजट लाए और किन्नौर के लिए डालें, क्योंकि इस वक्त आपने देखा ही होगा कि भाई हमारे किन्नौर में जो हमने चुन के, किन्नौर की जनता ने चुन के विधायक जी को आगे किया था, तो वो इतने इस वक्त आगे कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त सारा काम बीजेपी के ही लोगों ने ही जिम्मेवारी लेके बैठे हैं जी। तो क्या करें, हम बजट ला रहे हैं, लगा ही रहे हैं, वहां पे कांग्रेस सिर्फ चिल्ला ही रही है, अच्छे काम को भी बुरा बता ही रही है जी। ये तो पक्ष विपक्ष का चलता रहता है, हाँ लेकिन जी, ये ये सत्य चलता है ही कि रहेगा जी। इसमें एक एक चीज और है रामप्रकाश नेगी का और सभी किन्नौर वासियों का सवाल जवाब यही है कि दोनों पार्टियां, जितने जो भी पार्टियां, दोनों पार्टियां आती है अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। क्या ये सत्य है? देखिए जी, इसमें तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखो, नौकरियों के लिए इंटरव्यू सिस्टम खत्म है, जिसका मेरिट होगा वो अंदर नौकरी लगेगा। इसमें ना कोई कांग्रेस का होगा ना बीजेपी का होगा, जिसका मेरिट बनता है वो नौकरी लगेगा। जिसके पास बीपीएल है या जो भी है सर्टिफिकेट है वो नौकरी लगेगा। तो उसमें कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं है। और सर ठेकेदारी होती है आपका, आईपीएच विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और बहुत सारे एनजेपीसी और छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो है मतलब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता ही रहते हैं, आम जनता तो शायद बहुत कम, उनको कहीं बड़ी मुश्किल से धक्के धुक्के खा के मिलता है। देखिए जी, ये सवाल में सोच भी रहा था, मुझे पूरा डाउट था आप इस सवाल पे जरूर आएंगे मेरे लिए। तो इस सवाल का मेरे पास एक जवाब है। देखिए जी, जी। कोई भी कार्य होता है, कार्य का टेंडर लगता है, टेंडर का डेट होता है, उस दिन ठेकेदार सारे यूनियन में खड़े हो जाते हैं। यहीं पे मैं सोल्डिंग में भी देखता हूँ। तो किसी एक ठेकेदार को वो कार्य मिलता है, ठीक है जी। तो उस कार्य को मिलने के बाद ठीक है, अगर वो ठेकेदार सेटिस्फाइड है तो ठीक है, सारे ठेकेदार। अगर कोई ठेकेदार सेटिस्फाइड नहीं होता, मेरा भाई कोई ठेकेदार है जो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है कुबे की, तो उनके लिए भी एक सरकार ने रखा है कि प्रावधान, आप टेंडर को ओपन कराए, आप टेंडर ओपन कराओ, अपने रेट लगाओ, जिसका रेट अच्छा होगा उसको टेंडर मिल जाएगा। इसमें तो लड़ने वाली बात ही नहीं है जी, इस पर हम कभी स्पेशल डिबेट करेंगे। टेंडर बिल्कुल। प्रक्रिया के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि ये तो सत्य है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों का ही राज है, ऐसा कुछ नहीं है पूरे किन्नौर में देखा जाए तो। अरे अब इस क्या पर करें, जो इस जो जो ठेकेदार है, जो दोनों ही पार्टियों के ठेकेदार है, तो वो ठेकेदार कहीं ना कहीं पार्टियों से ही जुड़े हैं। हमारे जी बीजेपी के ठेकेदार भी हो नहीं सकते हैं, नहीं, कांग्रेस के ठेकेदार भी है, वो सब बीजेपी से रिलेटेड है। हर इंसान कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा है, तो इसीलिए वो ठेकेदार बीजेपी कांग्रेस के ही गिने जा रहे हैं। बहुत सारे किन्नौर में बीटेक एमटेक करके आईटीआई करके बेरोजगार है। उनकी टेंडर प्रक्रिया को सरल किया जाए तो सबको रोजगार मिल सकता है। इस पर जरूर हम कभी डिबेट करेंगे अलग से इस पर हम टेंडर प्रक्रिया का अलग से हम डिबेट करेंगे जरूर अलग से। आपके लिए सवाल है मनीष जी, हाँ आपके जी। निगलसरी में बहुत सारा जाम लगा रहता है, पंचायत में आने के बाद क्या करोगे? ये विनोद कुमार नेगी जी है जो हमारे रामलीला सनातन धर्म सभा भावानगर के अध्यक्ष है, हाँ जी, हाँ जी, जानता हूँ जी, सामाजिक बहुत अच्छी सामाजिक तरीके से जी। कार्यकर्ता मेरे भी है। मेरे जी। खास मित्र है विनोद जी, मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं, ये हम साथ ही +1 2 में साथ थे। तो मैं विनोद जी को तो ये बताना चाहूंगा कि निगुलसर में जाम लग रहा है क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है पार्किंग के लिए। और पार्किंग के लिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसी जगह
निर्धारित हो नहीं पा रही है। जगह जगह लोगों ने नौतोड़ लगाए हुए हैं। जहां जैसे ही हमें कोई जगह मिलता है तो हम सबसे पहले पार्किंग बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी वहां पे एक आपने देखा होगा सराय भवन बन रहा है, तो अभी उसका वहां पे रोड कटिंग होना है और एक ट्रांसफार्मर हटना है। तो जैसे ही वो ट्रांसफार्मर हट जाएगा तो हम वहां पे एक एरिया हमने चुनाव किया है एरिया का, तो उस एरिया में हम बहुत जल्द पार्किंग जरूर बनाएंगे। धन्यवाद, आप हमारे मंच से जुड़े रहे। आपके लिए एक सवाल और एमसीएन की ओर से, आपको नहीं लगता किन्नौर में अगर विकास हुआ है तो बीपीएल खत्म होना चाहिए? इस पर आपकी राय है? सभी सरकार बोलती है कि किन्नौर में विकास हुआ है। देखिए जी, बीपीएल तो हमारे ग्राम सभाओं से पारित होते हैं। ये हमारे भाई साहब आरपी नेगी जी भी वहां पे ग्राम सभा में जाते होंगे। तो जब ग्राम सभा में जो उपस्थित लोग होंगे, अगर वही किसी व्यक्ति को बीपीएल के लिए पारित करते हैं तो तभी बीपीएल बनेगा। अगर उस ग्राम सभा से बीपीएल के लिए कोई खड़ा ही नहीं कराएंगे तो बीपीएल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आज हमारी परिचर्चा रही। सामाजिक कार्यकर्ता व बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य आईटी सेल को जो संभालते हैं हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी, और हम अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं। और हमारी जो ये सामाजिक परिचर्चा थी पर्यावरण पर, शिक्षा पर, और आज एक नया चीज़ हमारे को मिला जो गौशाला। हाँ, ये गौशाला पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से रारंग पानों में गौशाला बना उसका केयर नहीं होता है। और सभी पंचायतों पूरा जो रारंग पानों के बारे में बताना चाहता हूँ, वो पूरा भावा वैली है। भावा वैली में आपका काफनो हो गया, और यांगपा फर्स्ट हो गया, यांगपा सेकंड हो गया, कटगांव हो गया, और हुरी हो गया। इन सब को जो एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक एक कमेटी बनाकर वो उस जो है गौशाला का उपयोग करना चाहिए। जबकि मैंने देखा है वहाँ पर जो है, वहाँ से गोबर जो है वहीं के लोग उठाते हैं। जब गोबर आप लेते हो तो आपको गौशाला का जो है भी निरीक्षण और उन पर देख रेख करना भी का भी फर्ज बनता है। इसके लिए सभी जो आपका कटगांव वैली के जितने भी, भावा वैली के जितने भी पंचायत है, इस पर जरूर ध्यान दे। आगे के लिए मनीष जी कुछ सवाल आ रहे हैं अंतिम पड़ाव की और हम आगे, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। 2-4 सवाल आगे, उस पर हम देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नीचे गलत चल रहा है स्क्रॉल खत्म कर देता हूँ। आपके लिए सवाल है, इस पर थोड़ा सा पढ़िए आप। अच्छा, ये एक सवाल है, सभी जनप्रतिनिधियों की सत्ता पाने के बाद उनकी आय में एकदम बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? देखिए जी, ये सवाल तो है, काफी अच्छा सवाल है। हमने देखा है एक वार्ड मेंबर हो, प्रधान हो, उसकी आय बढ़ जाती है। तो ये चीज को रोकने के लिए मुझे, आपको, सबको आगे आना है। आज हमारे पास सबसे आसान तरीका आरटीआई। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आपको शक है इसकी आय बढ़ रही है तो आप उसकी आरटीआई ले लीजिए और उस आरटीआई को सार्वजनिक कीजिए। हर व्यक्ति आज डरता है कि सार्वजनिक क्यों किया, ये व्यक्ति का अधिकार है। आरटीआई लो, उस व्यक्ति के ऊपर शक है उसकी आय कैसी बढ़ी है तो आप उसे सार्वजनिक करो। आपके पास सब कुछ, आपके कानून सब कुछ आपके हाथों में है। हितेंद्र जी का सवाल है कि किन्नौर में इतने सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट होने के बाद सीआरएस का बजट कहाँ जाता है? प्रोजेक्ट के अधिकारी खुद कहते हैं कि यहाँ के बुद्धिजीवी लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बाकी जिलों में तुलना में अभी भी किन्नौर विकास के मामले में बहुत पीछे है। ये सीआरएस का पैसे जाता कहाँ है सर? ये देखिए जी, इसके लिए कमेटियां होती है। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो एक इसमें आता है जी, एक तो हमारी लाड़ा कमेटी होती है। ये चीज है तो वो कमेटी वाले ही बता सकते हैं कि भाई इसका पैसा कितना इन हाइड्रो प्रोजेक्ट से आ रहा है और कितना वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। ये तो उसके कमेटी वाले ही बता सकते हैं। जी सर, आपके लिए जाते जाते मनीष जी, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किन्नौर द्वार जो आपके चौरा में निर्मित हो रहा है, अनावश्यक देरी में क्यों हो रही है, जबकि इस निर्माण में पब्लिक का बहुत सारा पैसे लगा है? तो सर ये नेगी सूरज जी का, अक्षान जी का है जो आयुर्वेदिक में है, इनका सवाल है। नेगी सूरज अक्षायन जी, आपको भी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई। हाँ, ये जो चौरा गेट बन रहा है इसमें क्या कारण हुआ? ये गेट बन रहा था जो इसमें ठेकेदार की थोड़ी सी लापरवाही भी रही है और कुछ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की भी लापरवाही रही है। कभी बजट प्रावधान नहीं कर पा रहे थे, कभी
ठेकेदार वहां पे लेबर प्रोवाइड नहीं कर पाता। और अंतिम समय में देखो जी, कुदरत की भी मार लगी वहां पे, एक पत्थर स्लाइड हुआ और आधा गेट तोड़ के बैठ गया। तो अभी ये को रीटेंडर होना बाकी है। जैसे ये रीटेंडर हो जाएगा, कोई नया ठेकेदार आएगा और सबसे पहले इस किन्नौर गेट को तैयार किया जाएगा और भव्य रूप में ही इस किन्नौर गेट को बनाया जाएगा। आपके लिए सवाल है मनीष जी। जय श्री राम। आप आने वाले न्यू पंचायत टीम को हमारी तरंडा पंचायत की सफाई के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे स्वच्छता पर? देखिए राज जी, जय श्री राम। अच्छा, तो हमारी जो पंचायत में जो आएगी इसकी साफ सफाई के लिए, देखिए पंचायत में हमारे पास महिला मंडल है, 2 महिला मंडल है, 2 युवक मंडल है। तो पंचायत प्रतिनिधि को ये जिम्मेवारी है कि भाई उन युवक मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक जिम्मेवारी दिया जाए कि कम से कम महीने में 2 बार, एक बार महिला मंडल, एक बार युवक मंडल, और तीसरी बात चाहे तो व्यापार मंडल, इन तीनों को ही पकड़ के साफ सफाई अभियान चलाते रहे तो हर महीने गंदगी कहां से आएगी, सारी सफाई हो जाएगी। आपके लिए बताता हूं कि 1500-1000 मेगावाट बहुत छोटे बड़े प्रोजेक्ट है हमारे। इन प्रोजेक्टों पर लगाम क्यों नहीं है? प्रोजेक्ट से किन्नौर में शिक्षा, स्वास्थ्य पर आदि पर काम क्यों नहीं लेते? सर मैं एक चीज़ बताता हूं कि चोरा से लेकर शायद अपर किन्नौर तक मेरे को लगता है कि 18-19 शायद प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई हमारी पंचायत है इन प्रोजेक्टों से जो है शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर काम नहीं लेती। ऐसा क्यों? देखिए जी, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसका सबसे पहले एमओयू साइन केंद्र में हो जाता है, उसके बाद जाके हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन होता है, उसके बाद आगे पंचायतों के एनओसी लेते हैं। इसमें प्रधान लोग एनओसी तो दे देते हैं। उसके बाद देखिए जी, जैसे वो प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनके बनने के बाद उनके एमओयू में एक चीज होता है कि वे शिक्षा का साधन वो वहां पे स्थापित करेंगे, शिक्षा के लिए वो स्थापित करेंगे। जैसे आपके जेएसडब्ल्यू में जेपी कंपनी ने स्कूल खुलवाया है। अभी सोरंग प्रोजेक्ट के भी एमओयू में साइन हुआ है कि भी आने वाले टाइम में जब सोरंग प्रोजेक्ट बनेगा तो इनके एरिया में, एक इफेक्टेड एरिया में स्कूल ये जरूर खोलेंगे। तो ये जगह जगह ये वहां के प्रधानों की कमी है कि उस एमओयू की कॉपी ले, उस एमओयू को पढ़े कि भाई कंपनी के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है सरकार का, किस एग्रीमेंट पे सरकार ने उस पर साइन किया है। तो ये चीजें तो वहां के स्थानीय प्रधानों के ऊपर जाता है जी। सीआरएस कौन सी कमेटी डील करती है? सीआरएस लिखा है। सीआरएस होगा, सीआरएफ पर लिखा है। सीएसआर होगा, सीएसआर होगा सर। थोड़ी सी गलतियां होगी। कौन सी कमेटी डील करती है? मेरे ख्याल से इसको लाड़ा कमेटी डील करती होनी, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जो भी फंड्स है उसके लिए सर लाड़ा कमेटी बनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज बहुत बेहतरीन जो है यहाँ सवालों का सिलसिला चलेगा तो रात भर चलता रहेगा। आप आए और हमारे मंच से जुड़े रहे, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों के कमेंट्स नहीं पड़े हैं उनके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो ये गांव की सरकार, आपकी सरकार, जो हमारी जो एपिसोड है आगे चलते रहेंगे। आगे और भी कई नुमाइंदे आएंगे। ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता था, हम सिर्फ इनसे पूछताछ कर रहे थे कि किन्नौर में क्या क्या और योजनाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से हम उस पर काम कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों पर इन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया, स्टील रेन शेल्टर और गौशाला पर और टॉयलेट पर जो बनती है तो उस पर जो है सबसे पहले कर्मचारी की व्यवस्था हो। तो मैं सर जाते जाते एमसीएन के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने लाइव के द्वारा? देखिए जी, जाते जाते तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमसीएन पूरी टीम के लिए कि भाई आपने मुझे मौका दिया। और दूसरी बात, हमारा आजकल पंचायती चुनावी दौर चल रहा है, तो मैं जाते जाते सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने मन से सोचिए, पंचायतों में ऐसे कैंडिडेट लाए जो पढ़ा लिखा हो और जो डीसी से बात कर सके, एसडीएम साहब से बात कर सके और आगे बात कर सके, और डीसी एसडीएम के लेटरों को पढ़ भी सके, और एक जागरूक व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति को ही प्रधान पद पे नियुक्त करे। और जिला परिषद कैसा होना चाहिए? जिला परिषद एजुकेटेड होना चाहिए जी, क्योंकि उसने डीसी साहब का सामना करना है। नहीं, डीसी क्या, तो वो तो राज्यपाल तक सामना करना पड़ सकता है। हाँ जी, वो तो आगे कहीं से कहीं तक सामना करेगा, परंतु जिले के अंदर तो डीसी साहब का सामना करेगा।
तो वहां पे और पढ़ा लिखा चेयरमैन व्यक्ति होगा तो वो जवाब भी देगा और उस वहां की बातों को समझेगा भी। चेयरमैन कैसा होना चाहिए जो हमारे किन्नौर को संभाल पाए? चेयरमैन मतलब बीजेपी नेता के बाद दूसरा नेता होगा। देखिए जी, चेयरमैन के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। जो भी जिला जी। परिषद सदस्य बन जाता है वो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि भी सेकंड विधायक बन सकता है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति चेयरमैन होना चाहिए जो कि भाई पूरे किन्नौर को साथ लेके चले, सभी पंचायतों को साथ लेके चले और किसी के साथ कोई भेदभाव वाला व्यवहार ना करे। सर अगर चेयरमैन आपके संगठन का बनता है तो सबसे पहले किन्नौर में क्या काम कराएंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि भाई जितने भी पंचायतें उनके अंडर आ रही, जितने हमारे जिला परिषद है 10 से 10 है हमारे यहाँ टोटल, तो 10 जिला परिषदों में जितने भी पंचायतें आते हैं तो हर पंचायतों में रन सेटर जरूर बनवाए, रन सेटर और बायो बहुत टॉयलेट अच्छा। जरूर बनवाए। मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा आने वाले समय में 5 साल के अंदर में कम से कम चौरा से लेकर क्या बोलते हैं खाप तक तो जो है रेन शेल्टर बने, उसके बाद अगले 5 साल बनाए बात अलग है। ये चीज मैं हम देखना चाहेंगे अगले। बहुत जल्द मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूँ एमसीएन की तरफ से, मैं बहुत जल्द इसको एक लिखित रूप में पत्र बनाकर हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सूरज जी के पास खुद तीन चीज बात का करूंगा ध्यान मैं देना इस होगा बारे सर। में और इसके लिए तीन बजट चीज लाने का की पूरी कोशिश करेंगे। 3 चीज का ध्यान देना सर। जहां आप रेन शेल्टर बनाओगे वहां बायोटेक और पीने की सुविधा, पानी की सुविधा है। ये 3 चीजें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं धन्यवाद आपको सर। बहुत आप हमारे मंच से जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार। आपने आज समय निकाला, जनता के लिए, किन्नौर के लिए समय निकाला। अभी बहुत बहुत हमारा धन्यवाद जी। जैसे ही हमारा इलेक्शन चुनाव का इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद 6 महीने के बाद जनता की अदालत चलेगी। उसमें हम देखेंगे कि पूरे किन्नौर में पंचायतें क्या काम कर रही है। उसमें हम आपको बुलाएंगे जरूर, क्योंकि आपने ये जो रेन शेल्टर की बात की है, हम आपसे जरूर पूछेंगे कि आपका रेन शेल्टर कहाँ तक जा रहा है और क्या विकास हो रहा है इस पर। धन्यवाद जी, ठीक, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ रात्रि। जैसे कि समाज सेवक और बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य थे, आज हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा जैसा एक कसम जैसा एक उन्होंने एक लिया है कि अगर चेयरमैन बीजेपी का बनता है तो वो किन्नौर में रेन शेल्टर जो दिल्ली जैसे में बनता है, स्टील रेन शेल्टर और बायोटेक और पानी की सुविधा है, ये हर जगह व्यवस्था करेंगे जहां जहां बस स्टॉप होता है। जैसे आपका चोरा हो गया, चोरा से लेकर ये सुमरा तक की व्यवस्था है। लेकिन फिलहाल अगर ये हमारे अकपा और तक भी हो जाए तो बहुत है। मैं जितने भी हमारे एमसीएन दर्शक इस पेज को देख रहे हैं, मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, कृपया वो किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर हमारे साथ लाइव आना चाहते हो तो आपका स्वागत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये पेज जो है किसी भी राजनीतिक दल को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों का एक सिद्धांत है जो हमारे किन्नौर के लिए विकास के लिए काम करते हैं, और उनको आप तक पहुंचाना है। और किस प्रकार से संगठन और किस प्रकार से पार्टियां किन्नौर में काम करती है, किस प्रकार से निचले स्तर से लेकर ऊपर तक, मतलब नीचे स्तर से जैसे कार्यकारिणी सदस्य हो गए, बूथ सदस्य हो गए, और जो ऊपर तक इनकी कमेटियां बनी होती है कैसे काम करते हैं, उनको आपके सामने लेकर आना। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि पंचायत चुनाव में 100% मतदान हो। और सबसे पहले ये जो हमारे जो मुद्दा उठाया है गौशाला का, ये जरूर सोचे और इस पर कमेटियां बनाएं और पर्यावरण पर भी कमेटियां बनाएं। मिलते हैं कल शाम को, हमारे साथ मिलेंगे तरंडा पंचायत से आदरणीय शायद मैं नाम भूल गया हूँ, गांव की सरकार आपकी सरकार में 7 बजे और 5:30 बजे हमारे साथ होंगे कल दिग्विजय नेगी जी, जो काफनू पंचायत के एक राजनीतिक के बहुत विशेषज्ञ है, राजनीति के बहुत माने जाने खिलाड़ी, क्योंकि वो 2-3 बार वो प्रधान रहे हैं और 2-3 बार प्रधान भी रहे हैं और लगातार बहुत अच्छी उन्होंने काफनू पंचायत में काम किया। 5:30 बजे जुड़ना ना भूले दिग्विजय जी से, उनसे हम पूछेंगे आगे का राजनीति क्या कर रहे, क्या राजनीति में क्या क्या उनका अभी योगदान रहेगा। मैं राम भगत किन्नौर से, कल मिलते हैं 5:30 बजे और 7 बजे के एपिसोड में। नमस्कार, जय किन्नौर।